एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम चंद राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने रुद्रचंद तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो रुद्रचंद की मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में। रुद्रचंद के जो है दो पुत्र हुए थे, एक तो लक्ष्मीचंद हुआ था और दूसरा शक्ति गोसाई हुआ था। ठीक है, तो इसका जो बड़ा पुत्र होता है वो शक्ति गोसाई होता है और छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद होता है। लेकिन रुद्रचंद के बाद गद्दी पे लक्ष्मी होता है, क्योंकि जो शक्ति था ये जो है जन्म से ही अंधा था। ठीक है, जन्मांध था ये, तो इसकी वजह से ये जो है गद्दी पर नहीं बैठता है। लक्ष्मीचंद को गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, और जो लक्ष्मीचंद है इसके और भी नाम है, जैसे कि सीरा के चंदों की जो वंशावली मिली है सीरा से, वहाँ पे इसका नाम लक्ष्मीचंद लिखा गया है। ठीक है, और मानुदय काव्य में इसको लक्ष्मण लिखा गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि लक्ष्मीचंद के और क्या क्या नाम थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। और मूनाकोट के ताम्रपात्र में इसको लक्ष्मण कहा गया है। ठीक है, तो लक्ष्मण और लक्ष्मीचंद ये सारे जो हैं लक्ष्मीचंद के नाम ही हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब लक्ष्मीचंद को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, शक्तिचंद को गद्दी पर नहीं बिठाया जाता है, तो लक्ष्मीचंद जो था वो अपने पिता की तरह ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए ये जो है बार बार गढ़वाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, लेकिन जो शक्ति गोसाई होता है ये अंधा होते हुए भी पूरी जो प्रशासन व्यवस्था है उसको संभाल लेता है। ठीक है, तो एक भाई तो चला जाता है राज्य विस्तार के लिए, युद्ध करने के लिए, और दूसरा भाई जो है वो राज्य की जो भी आंतरिक जो भी उसका प्रशासन था वो सारी चीज़ें संभाल रहा था। ठीक है, तो शक्ति गोसाई ने जो है शक्ति गोसाई ने जो है प्रशासन संभालते संभालते इनकी जो सीरा घाटी थी उसका जो इलाका था वहाँ पर इसने जो है काफ़ी व्यवस्थाएं बना ली और अपने राज्य के अंदर इसने जो है रैका राज्य व्यवस्था अपना ली। रैका राज्य व्यवस्था जो होती थी ये काफ़ी सुसज्जित राज्य व्यवस्था होती थी, जिसमें कि सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित ढंग से ये लोग किया करते थे। ठीक है, राज्य व्यवस्था इसने अपना ली थी, रैका राज्य व्यवस्था। उसके बाद जो दारमा घाटी का इसने जो है शुरू से दोबारा से उसका जो है व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया और वहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों का इसने जो है कर्तव्य और अधिकार फिक्स कर दिए और उन लोगों से कह दिया कि जो भी तिब्बत से तुम लोग जो है व्यापार करते हो, जो भी सामान लेकर आते हो, उसे मेरे राज्य दरबार में भी तुम्हें लेकर आना है, वहाँ पर उसे शामिल करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ शक्ति गोसाई ने जो है अपने राज्य में जो भी सामान रखने की जगह होती थी उसका भी इसने नामकरण करना शुरू कर दिया। हर जगह का इसने कुछ ना कुछ नाम रख लिया था जिससे कि सामान को ढूंढने में काफ़ी ईजी रहे। इसके साथ ही साथ इसने आगे चलकर जो है इन्होंने काफ़ी मंदिरों का जो है पुनर्निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो इन्होंने इसी क्रम में बागेश्वर जो मंदिर है, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार भी करवाया था और ये इन्होंने 1602 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने शासन में करवाई थी। यहाँ तो ये सारी चीज़ें चल रही थी जो कि शक्ति गोसाई के अंडर में चल रही थी। ठीक है, ये राज्य के अंदर की व्यवस्थाएं देख रहा था। अब लक्ष्मीचंद पे हम आते हैं, तो लक्ष्मीचंद जो है वो आक्रमण कर रहा था गढ़वाल पे और लगातार ये आक्रमण करने पे लगा था। तो इसने 7 बार यहाँ पर आक्रमण कर लिया था, 7 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण करा, लेकिन ये पराजित हो जाता था। हर बार जो है इसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, लेकिन ये दोबारा जो है 8वीं बार यहाँ पर आक्रमण करता है और इसको विजय प्राप्त हो जाती है। और ये इस विजय से इतना ज़्यादा प्रसन्न होता है कि ये जो भी पर्वत की चोटी होती है वहाँ पर जो है आग लगवा देता है और आग लगाने से ये साबित करना चाहता था, आसपास के इलाके को ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने जो है गढ़वाल पर विजय कर ली है। तो जो भी सीमा के एरिया थे गढ़वाल में घुसने की, वहाँ पर इसने जो है अपना राजकाज शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका एक सेनापति था गैड़ा और जो गढ़वाल से लड़ रहा था उसका नाम था खतर सिंह। जो गढ़वाल सेना का सेनापति था खतर सिंह। ठीक है, तो जब जो गैड़ा होता है ये खतर सिंह को पराजित कर देता है, तो इसी के उत्सव में ये लोग जो है एक
इनकी प्रथा चली है जिसको कि खतड़वा कहते हैं। खतड़वा एक प्रथा चली है कुमाऊं में, और ये प्रथा जो है लक्ष्मीचंद के टाइम से चली है और अभी तक वहाँ पर ये चलती आ रही है। तो इसमें होता क्या है, लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चीड़ की लकड़ी होती है, उसको ये लोग बांध कर और दिवाली के टाइम पर उस पर रस्सी बांध के और उसको इस तरीके से घुमाया करते थे। तो जब ये इसको बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर ये जो घुमाया करते थे इसको लकड़ी में आग जलाकर, तो दूर से देखने पे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये उसी टाइम से स्टार्ट हुआ है और ये कुमाऊं के साथ साथ हमारे गढ़वाल में भी मनाया जाता है, जिसको कि हम लोग भैला कहते हैं। भैला खेलना हम लोग इसे कहते हैं, और उस पर बांध कर जो है इस तरीके से घुमाया जाता है और अलग अलग तरीके से लोग इसे खेलते हैं एक ही ग्राउंड में सारे इकट्ठे होके। तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इसके बाद क्या होता है, जब ये आग बुझ जाती है, वो लकड़ियाँ बुझ जाती हैं, और उसके दूसरे दिन जो है उन लकड़ियों को, जो भी उनकी राख वगैरह होती है, उसको ले जाकर जो गौशाला होती है वहाँ पर डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि जो इसकी राख होती है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, और जब वो गौशाला में डाली जाती है, जो जो जानवर होते हैं उनको किसी भी तरीके की कोई रोग या कोई बीमारी नहीं लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से निकल कर आई हैं। तो खतड़वा आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि खतड़वा जो है किस चंद शासक के समय में हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मीचंद के समय में हुआ था, और इसके पीछे की एक छोटी सी जो कहानी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद ने जो है 1602, लक्ष्मीचंद का जो शासन चला था वो चला था आपका 1597 से 1621 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक इसका शासन चला था, और इसने बहुत अच्छी तरीके से अपने शासन का विस्तार भी किया था। तो यहाँ इसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से जो है यहाँ पर गढ़वाल पर आक्रमण करता है, और उस टाइम गढ़वाल में पंवार राजवंश का शासन चल रहा होता है। पंवार या परमार आप जिसे कहते हैं। और पंवार जो इसका शासक था पंवार राजवंश का, वो उस समय मानशाह था। तो लक्ष्मीचंद जो है वो फिर से अटैक करता है, और इस बार उसका सामना मानशाह से होता है, और मानशाह जो आपका है ये इसको पराजित कर देता है। लक्ष्मीचंद युद्ध हार जाता है। ठीक है, और ये जो सारा वर्णन है, मानशाह वाला जो भी वर्णन है, ये आपको मानोदय काव्य में मिलता है। मानोदय काव्य। ठीक है, और मानोदय काव्य जो है वो कवि भरत का है। कवि भरत। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानोदय काव्य आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मानोदय काव्य जो है वो कवि भरत का है। ठीक है, तो मानोदय काव्य में ये आपको सारा वर्णन मिलता है। तो जैसे आपका रुद्रचंद था, इसके टाइम पे जो है यहाँ पर कोई ना कोई मुगल शासक कर रहा था, वैसे ही लक्ष्मीचंद के टाइम पे जो है जहांगीर जो था वो दिल्ली में था, और लक्ष्मीचंद जो है जहांगीर से मिलने के लिए दिल्ली गया। इसी टाइम पे लक्ष्मीचंद जहांगीर से मिलने दिल्ली गया, ये जहांगीर को मिलने गया था दिल्ली। ठीक है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भेंट लेकर गया था, जिसमें कि हिरन की खाल हो गई, तलवार हो गई, ये सारी चीज़ें ये लेकर गया था। तो जो जहांगीर है वो लक्ष्मीचंद के लिए अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जो लक्ष्मीचंद है वो सबसे समृद्ध राजा है गढ़वाल का, मतलब उससे समृद्ध राजा और गढ़वाल में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, जहांगीर ने कही थी। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद राजवंश का सबसे जो समृद्ध राजा है जहांगीर ने किसको कहा है, तो लक्ष्मीचंद को कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो जब इतनी कहानी हो जाती है लक्ष्मीचंद जो है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। और लक्ष्मीचंद बूढ़ा होने के बाद क्या है, इसके पुत्र होते हैं 4 पुत्र, 3 पुत्र, वैसे पुत्र इसके 21 होते हैं, लेकिन 21 पुत्रों का नाम अवेलेबल नहीं है। तो इसके 3 पुत्रों का नाम अवेलेबल है। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो दिलीप चंद होता है। दूसरा इसका पुत्र होता है विजय चंद, और तीसरा पुत्र होता है त्रिमल चंद। ठीक है, तो लक्ष्मीचंद के बाद जो शासक वहाँ पर गद्दी पर बैठता है वो दिलीप चंद बैठता है, लेकिन दिलीप चंद जो है वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर शासन नहीं कर पाता है। इसका जो शासन चला है ये 1621 से 1624 ईस्वी तक ही चला है। ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक ये नहीं शासन कर पाता है, क्योंकि इसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग लग जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो शासन पे बैठता है ये विजयचंद बैठता है। विजयचंद आपका 1624 से 1625 तक ही शासन पर बैठता है, सिर्फ 1 साल ये राज्य करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपका लक्ष्मीचंद के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक है
वो विजय चंद है। अब हम विजय चंद पढ़ेंगे, ठीक है। विजय चंद के बाद गद्दी पे त्रिमल चंद बैठता है। और अगर इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो लक्ष्मी चंद के बाद आपका त्रिमल चंद सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले विजय चंद की भी एक हिस्ट्री है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो विजय चंद जो था ये थोड़ा भोग विलासी टाइप का राजा था, ठीक है। बहुत ध्यान नहीं देता था अपनी प्रजा के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो राज्य होता है वहाँ पर थोड़ी सी षड्यंत्र चलने शुरू हो जाते हैं। षड्यंत्र क्यों होते हैं, क्योंकि ये विजय चंद जो है ये क्या करता है, बुलंदशहर के कुछ गुज्जर वगैरह लोग जो होते हैं उनके साथ ये वैवाहिक संबंध बना लेता है। और चंदों को ये चीज़ जो है पसंद नहीं थी, ये उनके मान सम्मान के खिलाफ थी। इसलिए जो वहाँ की जनता होती है वो आक्रोश में आ जाती है। और क्या होता है, विजय चंद की बाद में हत्या हो जाती है, ठीक है। इसकी हत्या कर दी जाती है। और इसकी जो हत्या होती है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहला जो आपका होता है विनायक भट्ट, दूसरा जो होता है सुखराम कार्की, ठीक है, और तीसरा पीरू करके कोई होता है, इसका पीरू करके कोई है। तो ये 3 लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और जो विजय चंद होता है इसको जहर देकर मार देते हैं, ठीक है। ये क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये चाहते थे कि इसके बाद हम गद्दी पर बैठे। लेकिन जैसे ही ये बात त्रिमल चंद को पता चलती है यहाँ से, त्रिमल चंद जो है वो तुरंत वापस आता है और गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका 1 साल के बाद शासन खत्म हो गया था और त्रिमल चंद आकर गद्दी पर बैठ जाता है। अब गद्दी पर आपका त्रिमल चंद बैठ चुका है, ठीक। तो त्रिमल चंद जैसे ही गद्दी पर बैठता है सबसे पहले क्या करता है, इन 3 लोगों को जो है, इन 3 लोगों को, इसको तो वो आंखें निकलवा देता है इसकी, ठीक है। सुखराम कारगी को वो जो है मृत्यु दंड दे देता है। लेकिन जो पीरू था इसको वो जो है देश निकाला दे देता है, ठीक है। इसको वो अपने राज्य से निकाल देता है। इसको वो मृत्युदंड या फिर इसके साथ और कोई चीज़ नहीं करता, इसको वो अपने राज्य से निकाल देता है। तो इन तीनों को सबसे पहले ये क्या करता है, मृत्युदंड दे देता है। और उसके बाद अपना जो इसका जो रसोइया रहता है वहाँ पर ये अपना कोई विश्वास पात्र बिठा देता है, क्योंकि इसको डर था कि जैसे इन्होंने विमल चंद की हत्या करी थी जहर देकर, उसी तरीके से कहीं ये मेरी हत्या ना कर दें। तो इसलिए ये रसोइया में जो है अपना एक विश्वास पात्र बिठा देता है, जो कि वहाँ पर जो भी लोग हैं उन पर नज़र रख सके और इस तरीके की कोई घटना ना हो सके, ठीक है। लेकिन त्रिमल चंद ने जितने भी टाइम अपना शासन किया उस टाइम में इसके अंदर एक डर इसी चीज़ का था कि कहीं ना कहीं चलकर आगे चलकर कोई मेरी भी मृत्यु ना कर दे। राज्य में इतने षड्यंत्र चल रहे हैं, बेशक कि इसने सारे षड्यंत्र करने वालों को जो है राज्य से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है। तो 1638 लगभग में इसकी मृत्यु हो जाती है त्रिमल चंद की, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है बाज बहादुर चंद जो होता है वो गद्दी पर बैठता है, बाज बहादुर चंद, ठीक है। ये गद्दी पे बैठता है 1638 के बाद। तो बाज बहादुर चंद के पीछे भी बहुत लंबी हिस्ट्री है और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ये हम नेक्स्ट सेशन में चलाएंगे, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप जो है ये चीज़ समझ लीजिएगा, आप लक्ष्मी चंद और त्रिमल चंद तक आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम बाज बहादुर सिंह जो है, बाज बहादुर चंद शुरू करेंगे। और बाज बहादुर चंद का जो हिस्ट्री है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पूरी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपकी रह गई है, जो लक्ष्मी चंद था इसने जो है 2 न्याय प्रणालियाँ भी अपनाई थी। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसने जो है 2 न्याय व्यवस्थाएं अपनाई थी, जिसमें कि एक थी बिस्टौली और दूसरी थी न्यो वाली, ठीक है। 2 न्याय व्यवस्थाएं इसकी थी। बिस्टौली किसके लिए ये करते थे, जो इनके सैनिक होते थे, सैनिकों के लिए ये न्याय व्यवस्था थी। और न्यो वाली जो थी वो प्रजा के लिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है एक बंदोबस्ती कार्यालय भी अपना जो है वो खोला था। और बंदोबस्ती कार्यालय इन्होंने जो है अल्मोड़ा में खोला था, अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा इन लोगों की राजधानी थी, इसलिए इन्होंने वहाँ पर ये कार्यालय खोला था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़रूरी होता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है बंदोबस्त कार्यालय जो है किसने खोला था, तो ये जो है लक्ष्मी चंद ने खोला था और अल्मोड़ा में खोला गया था, ठीक है। और कौन सी न्याय व्यवस्थाएं चल रही थी, बिस्टौली और न्योवाली चल रही थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं।
तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे वो हम बाज बहादुर चंद पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप ये अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो क्योंकि बाज बहादुर सिंह की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी मतलब उसमें इन सब का वर्णन किया जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, वो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ बाज बहादुर सिंह मैं शुरू करूँगी, ठीक है। तो उससे पहले ये आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि मैंने जो है अभी करंट अफेयर्स की भी वीडियोस डालना शुरू किया है, उसकी भी क्लासेस चलाना शुरू किया है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपकी जो है बिल्कुल करंट से अगस्त का जो करंट अफेयर है वही मैं लेकर आ रही हूँ, और आपके जो भी आगामी एग्ज़ाम्स है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप लोग सब वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर दें। इससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे भी जो है वीडियोस बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट निकाल के लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन मिलती है तभी हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।